हाय वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है असर्टन रीज़न, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हम गलती करते हैं। तो देखिए बेटा, ये जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ असर्टन रीज़न, और जो तरीका बता रहा हूँ बहुत ही यूज़फुल तरीका है और इसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है बेटा। तो देखिए, ये आपके सामने मैंने टोटल 30 असर्टन रीज़न सॉल्व किए हैं। वैसे इस पेपर के अंदर टोटल 60 क्वेश्चन है जो कि मैंने इंपॉर्टेंट पेपर सॉल्व करे हैं, लेकिन इसके अंदर 30 असर्टन रीज़न लिए हैं। तो असर्टन रीज़न जो कि हमको एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसके लिए है। तो बेटा पहला असर्टन है हमारा, रूरल बैंकिंग हैज़ ऑलवेज गिवन लेसर अटेंशन टू द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर। इसने क्या लिखा स्टेटमेंट, रूरल बैंकिंग है जो हमेशा ही लेसर अटेंशन देता है। क्या है बेटा, यहाँ पे लेसर अटेंशन है। लेसर अटेंशन वर्ड का क्या मतलब होता है कि कम अटेंशन देता है। इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा अटेंशन किसको देता है, बड़े लोगों को। और उसका रीजन दे रखा है आपको, मार्जिनल फार्मर एंजॉयज द बेटर क्रेडिट वर्थीनेस। देखिए पहली बात तो ये असर्टन का रीजन है या नहीं है, उससे पहले ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको ऊपर ए बी सी डी, ये जो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, हमेशा सब क्वेश्चन के लिए ही है, मतलब 30 के 30 असर्टन रीजन के लिए ही पहला है हमेशा कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू, मतलब असर्टन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। तो देखिए, क्या आपको लगता है कि स्टेटमेंट ट्रू है, रूरल बैंकिंग हैज ऑलवेज गिवन लेस अटेंशन टू द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ये एकदम बेटा आपकी जो बात है वो सच्ची है कि हमेशा जो अटेंशन होता है उसका कम होता है रूरल बैंकिंग का स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। और लेकिन जो उसका रीजन है, रीजन लिखा है मार्जिनल फार्मर एंजॉय बेटर क्रेडिट वर्स। ऐसा नहीं है, जब भी कोई भी पॉलिसीज आती है रूरल बैंकिंग की तो हमेशा सबसे ज़्यादा उसका फायदा कौन उठाता है, हमेशा उसका ज़्यादा फायदा उठाते हैं बड़े लोग। जो छोटे लोग हैं वो उसका ज़्यादा फायदा नहीं उठा सकते। तो यहाँ पे असर्टन तो सही बात है, लेकिन यहाँ पे क्या रीजन गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। तो इसका आंसर हम पहले का आंसर सी टिक कर देते हैं। सी का मतलब ये है बेटा, पहला जो आपका असर्टन है वो करेक्ट है और जो रीजन है वो फॉल्स है। तो सेकंड असर्टन रीजन के ऊपर आते हैं। सेकंड असर्टन रीजन है हमारा, तो देखिए आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि भैया पहला क्यों है, कमेंट बॉक्स के द्वारा। सेकंड असर्टन रीजन है हमारा, द फोकस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप SCG इज लार्जली ऑन द रूरल एरियाज। जो हमारा फोकस है वो हमारा किसके ऊपर रहता है, लार्जली रूरल एरियाज के ऊपर रहता है। तो सेकंड इसका रीजन दे रखा है, रूरल एरियाज नो सस्टेनेबल एक्सेस टू द फॉर्मल, रूरल पुअर हैज नो सस्टेनेबल एक्सेस टू द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। ये क्या लिखा है, जो रूरल लोग हैं उनका जो उनके पास अच्छा बैंकिंग सिस्टम नहीं होता, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम नहीं होता। एकदम सही बात है। तो दोनों ही चीजें, जो फोकस ऑफ सेल्फ ग्रुप दे रखा है वो और दूसरा, ये दोनों ही क्या एकदम सही बात है, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपके ट्रू है। तो ये बात तो समझ में आ जाती है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब असर्टन को वापस रीजन पढ़िए। असर्टन लिखा है बेटा उसने कि द फोकस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसका जो फोकस है वो लार्जली ऑन द रूरल पुअर, उसका क्या रहता है, गांवों के पुअर के लिए रहता है। ऐसा क्या कारण है कि हम SHG को रूरल पुअर पे डालते हैं रादर देन कि अर्बन पुअर। तो देखिए, क्या इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में मैं बिकॉज लगा सकता हूं, क्या बिकॉज वर्ड का यूज किया जा सकता है इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में, या यहां पे अगर हमने जैसे हम कंसेप्ट पढ़ते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्या आपको लगता है बेटा कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो यूज की जा रही है। तो देखिए आप ध्यान से पढ़िए, फोकस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज लार्ज इन द रूरल एरिया, ये बात एकदम सही है। बिकॉज मैं क्या यूज कर रहा हूं, वर्ड बिकॉज। आप बोलोगे सर कहां लिखा हुआ है, तो मेरे को यूज करना है बिकॉज। अगर मैं बिकॉज यूज करके उस स्टेटमेंट को कंप्लीट कर पा रहा हूं तो वो रीजन है। बिकॉज द रूरल पुअर हैव नो सस्टेनेबल एक्सेस टू द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। हाँ एकदम सही बात है बेटा कि जो रूरल पुअर होता है उसका जो सस्टेनेबल बैंकिंग सिस्टम है उसके ऊपर क्या है, कभी भी एक्सेस नहीं होता है। इसकी वजह से SHG जो कि इनफॉर्मल ग्रुप है उसको यूज किया जाता है, उसको क्या किया जाता है बेटा, यूज किया जाता है। तो एकदम सही बात है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया हमारा ए। क्या हो गया, ए है हमारा, दोनों स्टेटमेंट सही है और जो रीजन है उसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द मिल्क प्रोडक्शन। इंडिया की जो रैंक है वो वर्ल्ड प्रोडक्शन में मिल्क के अंदर फर्स्ट है। तो क्या ये एकदम सही बात है या नहीं है, ये बेटा एक फैक्ट है। फैक्ट मतलब एक डाटा है। क्या ये आपको लगता है कि सही बात है गलत है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एकदम सही बात है कि इंडिया की फर्स्ट रैंक है मिल्क प्रोडक्शन के अंदर। और अगर मैं आपको पूछूं बेटा इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट है जिसकी फर्स्ट रैंक है, तो आपको पता होना चाहिए, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ भी है कि जो गुजरात है हमारा स्टेट, कौन सा स्टेट है बेटा, गुजरात। तो जो गुजरात स्टेट है उसकी क्या है, हमारे इंडिया के अंदर फर्स्ट रैंक है। और इंडिया के अंदर मिल्क प्रोडक्शन क्यों बढ़ा है, तो देखो इंडिया की फर्स्ट रैंक है मतलब मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है बिकॉज इंडियाज द मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू द ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो लेके आए थे इंडिया के अंदर, उसकी वजह से हमारा क्या हुआ है, एक्चुअली में ग्रोथ हुई है मिल्क प्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया बेटा, यहाँ पे आंसर हो गया ए। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो एकदम करेक्ट है कि हमारा मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। मिल्क प्रोडक्शन किस लिए इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन फ्लड आया था। तो इसका आंसर हो गया बेटा ए।
समझ में आ गई चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, असर्टन इंडियन गवर्नमेंट टुक वेरियस मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आपको बोला गया है इंडिया की गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस को यूज किया है या बहुत सारे स्कीम्स वगैरह लेके आई है। तो क्या ये सही बात है, गलत बात है कि इंडिया ने एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए काम किया नहीं, कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए किया नहीं किया? एकदम सही बात है, इंडिया ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट लेके आई है। एमएसपी कंसेप्ट आया है एक, तो दूसरा जो सीड्स के लिए होता है वो आया है, फार्मर्स को सस्ता लोन देने के लिए आया है, तो मल्टीपल ऑप्शन आते हैं उनके लिए। लेकिन उसका रीजन क्या दे रखा है बेटा आपको? फार्मर्स वर ऑफन फोर्स्ड टू सेल एट द लोअर प्राइस ड्यू टू द लैक ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। काफी बार क्या होता है, फार्मर्स को मजबूरी में सस्ता बेचना पड़ता है। जो मजबूरी में सस्ता बेचना पड़ता है उसके लिए बेटा एक वर्ड है हमारे इकोनॉमिक्स में, उस वर्ड को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रेस सेल। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रेस सेल। तो डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है कि आदमी को मजबूरी में सस्ता माल बेचना पड़ता है। डिस्ट्रेस सेल, DISTRESS, डिस्ट्रेस। ओके, तो जो कि क्या है, पूरा ही गलत है, मतलब डिस्ट्रेस सेल नहीं होनी चाहिए। उस डिस्ट्रेस सेल को रोकने के लिए इंडिया ने क्या कर रखा है, हमारे इंप्रूव कर रखा है। इसका मतलब जो ये फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन की क्या बेटा, दोनों ही ऑप्शन एकदम सही है, मतलब इसका ए आंसर है। क्या आंसर है इसका ए आंसर है। ए का मतलब क्या है? असर्टन इज ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों है करेक्ट एक्सप्लेनेशन? रीजन समझना पड़ेगा आपको। रीजन ये है कि देखिए कि इंडिया ने मार्केट इंप्रूव किए, क्योंकि अगर वो मार्केट नहीं होते तो इंडिया को क्या, फार्मर्स को क्या करना पड़ता? सस्ता बेचना पड़ता। तो फार्मर को सस्ता नहीं बेचना पड़े, बिकॉज क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर, इंडिया का जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है, और फार्मर्स को किसी भी कंडीशन के ऊपर लॉस नहीं सहन करने दे सकते। तो नेक्स्ट जो अगला है हमारा सर्टन रीजन, वो है बेटा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो डाइवर्सिफिकेशन है क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि वीट को ही प्रोड्यूस कीजिए, या ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मेज को ही प्रोडक्ट करेंगे या बाजरे को प्रोड्यूस करेंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन लीड टू शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। आपको बोला गया है जो डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि एक क्रॉप से मल्टीपल क्रॉप। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि पहले कोई बेटा फार्मर था, वो फार्मर क्या करता था पहले आपका, वो फार्मर सिर्फ एक ही काम करता था। वो फार्मर काम क्या करता था? वो फार्मर हमारा ये काम करता था कि सिर्फ तो सिर्फ वीट उगाता था। फिर हमको उसको लगा कि यार वीट तो ठीक है उगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ वीट से काम नहीं चलेगा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मेज भी उगाना चाहिए। तो पहले वो वीट करता था, वीट के बाद उसको लगा कि भाई यार वीट से काम नहीं चलेगा, तो हमको क्या करना चाहिए? मेज भी कर देना चाहिए। तो उसने ठीक है चालू कर दिया, वीट से मेज के ऊपर चला गया। ये हो गया मल्टी क्रॉपिंग। तो ये बात सही है कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक से ज्यादा क्रॉपिंग करना। अब ये क्यों करते हैं? इट रिड्यूस द इनकम ऑफ फार्मर ड्यू टू द इंक्रीज इन मार्केट रिस्क बिकॉज ऑफ द प्राइस फ्लक्चुएशन। ये स्टेटमेंट पूरा ही गलत है। पूरा ही गलत क्यों है? डाइवर्सिफिकेशन इसलिए करता है बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस द मार्केट रिस्क एंड इंक्रीज द इनकम। डाइवर्सिफिकेशन क्या करता है बेटा? रिड्यूस मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, ठीक है। एंड साथ में क्या करता है बेटा? वो आपका मार्केट रिस्क को रिड्यूस करके आपकी इनकम को क्या करता है बेटा? इंक्रीज कर देता है। लेकिन यहां पे तो क्या उल्टा लिखा हुआ है? उल्टा मतलब पूरा रिवर्स लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया? सर्टन तो ट्रू है, लेकिन इसका स्टेटमेंट जो ए है हमारा सर्टन, वो तो क्या ट्रू है, लेकिन उसका जो रीजन है वो फॉल्स। तो मतलब आंसर क्या हो गया बेटा हमारा? सी। क्या हो गया इसका आंसर? सी। समझ में आ गया एकदम? किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, और प्लस इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि असर्टन रीजन के हैं, और असर्टन रीजन में लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी रहती है। तो बेटर है बेटा आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिले और असर्टन रीजन को इजीली क्वालिफाई कर ले। मतलब 10 मार्क्स के हमको असर्टन रीजन एग्जाम में अटेंड करने हैं उसके हिसाब से। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन बेटा बोलता है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एकदम सही बात है बेटा। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन? माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? माइग्रेशन का ये मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। जैसे कोई आदमी पहले काम कर रहा था कलकत्ता में काम करके उसने इतनी सारी पॉपुलेशन है उसको हैंडल किया। अब उसको हैंडल करने से उस पॉपुलेशन को नॉलेज गेन हुआ। फिर गवर्नमेंट को लगा यार इसकी पोस्टिंग कलकत्ता में कर दी, इसने बहुत काम सीख लिया। अब उसकी पोस्टिंग को यूज, मतलब उसके नॉलेज को जो एक्वायर किया है उसको यूज करके मैं क्या करता हूँ, अब ये ना राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरत है हमको ऐसे ऑफिसर्स की, तो मैं उसकी पोस्टिंग राजस्थान में कर देता हूँ। अब उससे क्या होगा? देखो राजस्थान में पोस्टिंग करने से बेटा उसने जो वहाँ पे नॉलेज एक्वायर किया होगा, इतनी बड़ी टीम को लीड किया होगा, अब वो राजस्थान में आएगा और उसी पैटर्न पे क्या करेगा? काम करेगा। जब वो उसी पैटर्न से राजस्थान में काम करेगा तो यहाँ की जो वर्क फोर्स है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी बेटा? बढ़ जाएगी। तो हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब नए नए लोगों को इंक्रीज करना, इंप्रूव करना। क्यों करते हैं? Migration to other countries involves a cost from one place to another and the higher cost of
लिविंग इन माइग्रेटेड प्लेसेस। इस क्या माइग्रेशन करने का, अभी जैसे मैंने आपको समझाया, माइग्रेशन करने का जो रीजन होता है वो क्या होता है, माइग्रेशन करने का रीजन कि हमको बेटर प्रोडक्टिविटी मिल सके, एफिशिएंसी मिल सके। माइग्रेशन करने का रीजन ये नहीं होता। ये बात तो सही है कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब माइग्रेट करते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ती है और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हो जाती है माइग्रेटेड प्लेस पे, एकदम सही बात है, कोई तकलीफ नहीं है। कोई आदमी पहले इंडिया में काम कर रहा था, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था अभी कैलकाटा से राजस्थान, तो ये तो क्या विद इन कंट्री का, फिर फॉरेन पोस्टिंग, अब्रॉड पोस्टिंग होती है जो इंटरनेशनल जॉब्स के अंदर होते हैं या IFS के अंदर होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, उनकी एक जगह से दूसरी जगह जॉब पोस्टिंग होती है आउट ऑफ इंडिया भी। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि बेटर हमको सर्विस मिल सके, बेटर ह्यूमन एफिशिएंसी मिल सके, ना कि इसके लिए कि कॉस्ट बढ़ा जाए। तो ये है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही, लेकिन इसका करेक्ट रीजन नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया बेटा? बी। आपको कैसे पता चलेगा कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं है? तो उसका दो तरीका है बेटा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है उसको पता करने का। उसको पता करने का तरीका क्या है? पहला पता करने का तरीका है बेटा उसमें कि आप, सबसे मेन चीज होती है इसको पता करने का तरीका आपका कि आप क्या कीजिए, ये देख लीजिए क्या उन दो के बीच में बिकॉज लग पा रहा है? क्या लग पा रहा है? बिकॉज क्या करता है? बिकॉज दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। अगर उन दो सेंटेंस के बीच में बिकॉज लग रहा है तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और बिकॉज से नहीं हो रहा है तो आप कंसेप्ट होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पॉजिटिव होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करता है, जबकि नॉर्मेटिव ओपिनियन की बात करता है। तो पहला सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, मतलब ये सच तो है लेकिन इसका कोर रीजन नहीं है। जैसे कि मैं बोलूं इंडिया के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत ज्यादा पब्लिक रहती है, तो ये स्टेटमेंट सच है। सेकंड स्टेटमेंट मैं बोलता हूं इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी है उसका कोर रीजन यहाँ की पॉपुलेशन है। तो देखिए बेटा, ये जो असर्टन और रीजन जो मैंने बोला है एक दूसरे को रिलेट करता है, क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। तो ये हो गया करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अभी मैं देखिए इसी सेंटेंस को वापस बोलता हूँ कि इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी है, बिलो पॉवर्टी लोग है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और मैं दूसरा बोलता हूँ इंडिया में जो एजुकेशन लेवल है वो कम है। अरे भाई, इन दोनों स्टेटमेंट का असर्टन और रीजन सेट नहीं हो रहा है ना। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली फैक्ट्स है, लेकिन दोनों ही क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। इंटरकनेक्टेड नहीं है तो ए आंसर नहीं हो सकता, उसका आंसर बी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, फैसिलिटीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैव रिमेन्ड एडिक्वेट। देखिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, एवरीथिंग इज अ वर्ड गेम, आप शब्दों को ही समझना है आपको। देखिए यहाँ शब्द क्या है, फैसिलिटीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिमेन्स एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट। क्या हमारे यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए एडिक्वेट फैसिलिटीज है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में बेटा बिल्कुल भी नहीं है। कोई रीजन है कि यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पे ऑब्वियसली रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि पर पर्सन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इसका रीजन क्या दे रखा है? इसका पहली बात, ये स्टेटमेंट ही गलत है। अगर स्टेटमेंट गलत है उसका रीजन हो ही नहीं सकता। तो अपन सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फॉर द नॉट पर्सपेक्टिव ऑफ रीजन, फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है बेटा? द रिसोर्सेज अलोकेटेड टू द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन have been, क्या लिखा है? The resources allocated to human capital formation have been much less than required। मैं हटा देता हूं इस घोड़े को, इस घोड़े को हटाने से थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा। ये लिखा है बेटा यहाँ पे आपको कि जो रिसोर्सेज है वो काफी कम है अलॉट। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास रिसोर्सेज है, उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। तो स्टेटमेंट जो रीजन दे रखा है वो स्टेटमेंट पर्सपेक्टिव से क्या सही है? तो जो हमारा डी ऑप्शन होता है, डी ऑप्शन क्या होता है बेटा हमारा? डी ऑप्शन ये होता है कि असर्टन इज रॉन्ग एंड द रीजन इज ट्रू। तो उसका आंसर एकदम ये होगा। इसका आंसर क्या होगा बेटा? डी होगा। तो 7th का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। क्वेश्चन नंबर 8th है, बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ इंक्रीज द इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। ये एकदम सही बात है बेटा। जब मैं 12वीं में पढ़ता था तो मेरी इनकम थी महीने की 800 रुपये। फिर मैंने क्या हुआ, पढ़ा लिखा थोड़ा बड़ा हो गया, अभी मैं सीए बन गया। सीए बनने के बाद मेरी इनकम हो गई महीने की 70,000 रुपये। तो जो मेरी इनकम इंक्रीज हुई है वो क्यों हुई है? बिकॉज एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन का रोल तो समझ में आ गया, साथ ही हेल्थ कैसे? हेल्थ ऐसे है कि अगर मेरे को जैसे हेल्थ सपोर्ट कर रही है, अभी प्रेजेंटली क्या कर रही है, मेरे को हेल्थ सपोर्ट कर रही है, इसलिए मैं आपको क्या अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ। मान लीजिए मैं एजुकेशन लेके सीए बन जाता, पर अगर मेरे हाथ पैर काम नहीं करते तो क्या मैं अच्छे से काम कर पाता, अच्छे से बिजनेस कर पाता? नहीं करता। तो मेरी इनकम क्या हो जाती बेटा? रिड्यूस हो जाती। तो ये असर्टन क्या है, एकदम सही है। अब इसका रीजन पढ़ोगे ना, अब आप रीजन पढ़ने से पहले बेटा बीच के अंदर, मतलब मिड के अंदर बिकॉज वर्ड को यूज करके देखिए। अब मैं देखिए बिकॉज यूज करके बोलता हूं उसको, बोथ द एजुकेशन एंड हेल्थ इंक्रीज द इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बिकॉज contribution of an educated and healthy person to economic growth is more than of illiterate and unhealthy person। एकदम बराबर सेट हो रहा है। जो मैंने एग्जांपल लिया था उसी कंसेप्ट के ऊपर यही है। both the education and the health increase the income generating because contribution of, क्या लिखा हुआ है?
बिकॉज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेटेड एंड हेल्दी पर्सन, जो एक एजुकेटेड हेल्दी पर्सन होगा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा इलिटरेट और हेल्थी से। तो ये क्या हो गया इसका आंसर बेटा ए हो गया। असर्टन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो दिस इज अ गुड वे टू डील विद द असर्टन एंड रीजन। हैव यू अंडरस्टैंड? आप इसको शेयर करना मत भूलिएगा बिकॉज मैंने बहुत ही हार्डवर्क से इतने सारे असर्टन रीजन उठाए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए। मैं साथ साथ में आंसर हटाता रहता हूँ क्योंकि आपको फिर काफी लोगों ने पहले बोला एक स्क्रीन में प्रॉब्लम रहती है, तो मैं हटा देता हूँ, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा, इसको वीडियो बैक करके वापस देख सकते हो आप। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपका, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। ये एकदम 100% फैक्ट है। ये क्या है बेटा? एकदम 100% फैक्ट है कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसका प्रॉपर यूज तभी है जब वो फिजिकल कैपिटल का यूज कर पाता है। कैसे? देखा, समझना बेटा। मैंने क्या है, मेरा एक प्रोडक्शन का बिजनेस है, मतलब मैं ना पॉलिथीन को प्रोड्यूस करता हूँ। वैसे पॉलिथीन यूज नहीं, पॉलिथीन को नहीं करेंगे अपन। मैं क्या करता हूँ, ये जो पेन है उस पेन का प्रोडक्शन का प्लांट है मेरा। अब मैंने 1 करोड़ की मशीन लगा दी, इन्वेस्टमेंट कर दिया अच्छा खासा। मशीन लगाना क्या है बेटा? फिजिकल कैपिटल है। अब फिजिकल कैपिटल लगा दी मशीन। अब मेरे पास जो भी वर्क फोर्स, अभी 500 लोग मेरे पास काम करते हैं, उन 500 के 500 लोगों में से किसी को मशीन चलानी नहीं आती है। क्या है? किसी को भी मशीन चलानी नहीं आती। अगर किसी को मशीन नहीं चलानी आती है, इसका मतलब क्या हो गया? जो मैंने फिजिकल कैपिटल लगाई है वो क्या हो जाएगी बेटा? रिडेंडेंट, मतलब यूजलेस। वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास अच्छे इंजीनियर है तो उस मशीन का क्या करेंगे? बेटर यूज करेंगे और बेटर प्रोडक्शन करेंगे, जिससे क्या होगा? मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ओवरऑल कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी और उससे नेशनल इनकम भी ग्रो करेगी, पर कैपिटा इनकम भी ग्रो करेगी। तो ये असर्टन तो क्या एकदम सही हो गया। अभी हमको चेक करना है कि बीच में बिकॉज लग सकता है क्या? बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल रेजेस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल। क्या लेना देना है भैया? क्या लेना देना है? ऊपर मैं बात कर रहा हूं फिजिकल कैपिटल की, नीचे वो बात कर रहा है ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज की। कोई लेना देना नहीं है। ह्यूमन कैपिटल अच्छी बात है कि फिजिकल के लिए चाहिए। हाँ, ये बात सच है, जो रीजन लिखा है ये एज अ स्टेटमेंट इज ट्रू कि द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल रेजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल। क्योंकि अगर ज्यादा ह्यूमन कैपिटल होगी तो क्या होगा? काम का बंटवारा कम हो जाएगा, मतलब पर पर्सन वर्क क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से आदमी का बेटर लिविंग स्टैंडर्ड हो जाएगा, या उसको कम काम करना पड़ेगा। उसके वर्क प्रेशर क्या रिड्यूस होगा? जब वर्क प्रेशर रिड्यूस होगा तो मेंटल प्रेशर रिड्यूस होगा, मेंटल प्रेशर रिड्यूस होगा तो शुगर, बीपी, ये जो बीमारियां है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा, दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बेटा? इसका आंसर हो गया बी। क्या हो गया इसका आंसर? बी। असर्टन इज द करेक्ट एंड द रीजन इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टन। क्योंकि देखिए, आप बीच में बिकॉज लगा के देखिए, आपको लगा होगा तो आपको क्या समझ में आएगी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज स्टॉक कंसेप्ट। क्या लिखा है उसने? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है बेटा? स्टॉक कंसेप्ट है। ओके, अच्छी बात है, स्टॉक कंसेप्ट आप बोल रहे हो तो थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूँ कि स्टॉक कंसेप्ट है। ये थोड़ा सा पेज में प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन चलो आप याद रख लेना कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ स्टॉक कंसेप्ट। ये है हमारा असर्टन। इसका रीजन दे रखा है बेटा आपको। इसका रीजन क्या दे रखा है? स्टॉक रेफर्स टू वेरिएबल विच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा सकता है। ओ माय गॉड। अब आप ध्यान से सोचो, मुझे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसा है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्टॉक कंसेप्ट है या फ्लो कंसेप्ट है? सर, स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है, फ्लो कंसेप्ट क्या होता है? तो आप देखो, इस लाइन को पढ़ो। ये लाइन क्या बोलता है? स्टॉक रेफर्स टू अ वेरिएबल विच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एकदम सही बात बोली इसने कि जिन चीजों को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है वो स्टॉक है। जैसे आपकी जेब में कितने रुपए हैं, वो क्या स्टॉक है। स्टॉक कैसे? जो आपकी वेल्थ है। मान लीजिए अभी इतने रुपए, अभी मान लो आपकी जेब में 500 रुपए, तो अभी आपकी 500 रुपए के बेटा वेल्थ है। आप बाहर गए, कुछ खर्चा कर दिया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लीजिए आपके 450 रुपए बचे, 450, तो आपकी वेल्थ क्या हो गई? 450। तो जिन चीजों को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है वो क्या होता है? स्टॉक। और जिन चीजों को एक लंबी टाइम तक काउंट किया जाता है वो क्या होता है बेटा? फ्लो कंसेप्ट। ये होता है स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट में। जैसे आपके घर में वाटर टैंक होगा, बहुत बेसिक एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे ग्लास ऑफ वाटर है, वाटर टैंक भी छोड़ो, ग्लास ऑफ वाटर है, आपने पानी पीने के लिए पास में रख रखी होगी। उसके अंदर आप पानी भर रहे हो एक्वागार्ड से, तो जो एक्वागार्ड से पानी भर रहे हो, पानी आ रहा है, वो क्या है बेटा? फ्लो कंसेप्ट। बिकॉज उससे कंटिन्यूसली फ्लो, एक पीरियड ऑफ टाइम में पता चलेगा कि 2 मिनट में ग्लास भर जाएगी, तो 2 मिनट्स मतलब एक कंटिन्यूस टाइम है। तो ये क्या हो गया? फ्लो कंसेप्ट। रादर देन स्टॉक कंसेप्ट किसको बोलोगे? वो ग्लास भर गई, बढ़ने के बाद साहब इतनी ग्लास है, अभी इतनी ग्लास है, पीने के बाद कम ज्यादा हो सकती है। इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। तो जिनको पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है वो क्या होता है? स्टॉक कंसेप्ट। और जिनको पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है वो क्या होता है बेटा? वो होते हैं फ्लो कंसेप्ट। वो क्या होता है? फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक एंड फ्लो का जो कंसेप्ट है
वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है क्योंकि वो नेशनल इनकम वाले एक चैप्टर से पहले में आता है, तो टर्म 2 में आएगा, तो डिटेल में आप लोगों को पढ़ाएंगे, स्टॉक वर्सेस फ्लो एक पूरा वीडियो देंगे उसके अंदर आपको, ठीक है। तो अभी जो बोला था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसा कंसेप्ट है, स्टॉक कैसे है साहब स्टॉक कंसेप्ट? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो मतलब होता है नए नए लोगों को जोड़ना, तो स्टॉक कैसे है? मैंने नए लोगों को ऐड किया, नए लोगों को लेस किया, कुछ लोगों को निकाला, कुछ लोग नए आए, तो ये सब तो क्या है, एक फ्लो कंसेप्ट है, चलता रहेगा, फ्लो है, हमेशा ही चलता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ये असर्टन ही क्या है, गलत है बेटा। देखो एक चीज ध्यान रखना, रामबाण बता रहा हूं, अगर आपका असर्टन फॉल्स हो जाता है, क्या हो जाता है आपका असर्टन फॉल्स हो जाता है, अगर किसी भी सिचुएशन में आपका असर्टन क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास एक ही आंसर बचेगा और वो बचेगा डी, क्योंकि पहले तीनों ऑप्शन के अंदर ये बोला जाता है असर्टन इज ट्रू, असर्टन इज ट्रू, असर्टन इज ट्रू, मतलब रीजन के बारे में बोला जाता है लेकिन असर्टन ट्रू तो बोला जाता है। एक चौथा ऑप्शन ऐसा है जो अकेला है, वो ये बोलता है, वो सिर्फ टू सिर्फ ये बोलता है कि असर्टन इज फॉल्स। यहाँ पे असर्टन फॉल्स अगर आ जाता है किसी भी क्वेश्चन में, आप पढ़ते हो वो फैक्ट नहीं है, असर्टन का जो पढ़ते हो फैक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर से सीधा क्या हो गया बेटा, डी हो गया। तो एकदम वेरी सिंपल, यहाँ तो क्या हो गया आपका एकदम खत्म, डी आंसर डायरेक्टली मैच हो गया, आंसर क्या हो गया बेटा आपका डी हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसी को भी डाउट है वो पूछ सकता है मुझे, यहाँ पे आंसर क्या था मेरा, डी था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को बेटा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ऑल्दो देयर इज अ स्टेडी डिक्लाइन इन द पॉवर्टी और लास्ट 2 डिकेड्स, लास्ट जो 2 डिकेड्स है 20 साल है, उनमें पॉवर्टी तो क्या हुई है, कम हुई है, मतलब परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी क्या हुआ है बेटा, रिड्यूस हुआ है, बट द टोटल नंबर ऑफ पुअर हैज रिमेन कांस्टेंट। पॉवर्टी का परसेंटेज तो क्या हो गया बेटा, रिड्यूस हो गया, लेकिन जो नंबर ऑफ पुअर है वो क्या हो गया बेटा, नंबर ऑफ पुअर उतने के उतने रह गए। मान लो पहले 2000 पुअर थे, तो अभी भी 2000 ही पुअर है, पर परसेंटेज रिड्यूस हो गया। सर ये कैसे हो गया बेटा? मान लो पहले आपकी पॉपुलेशन थी 1 लाख और पुअर थे 2000, कितनी थी पॉपुलेशन, एग्जाम्पल लिया है मैंने, 1 लाख थी, इंडिया की तो 1 लाख जिंदगी में नहीं हो सकती और इतनी जल्दी होनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो आप और मेरे को सबको प्रॉब्लम हो सकती है। 1 लाख की पॉपुलेशन थी और 2000 पुअर थे, इसका मतलब बेटा पॉवर्टी क्या थी, 2%, क्या थी पॉवर्टी 2%। अभी क्या हुआ बेटा, पॉपुलेशन तो हो गई 3 लाख और पुअर रह गए 2000, तो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर तो कितना है बेटा, 2000 ही है, लेकिन पॉपुलेशन क्या हुआ, इंक्रीज, तो ये परसेंटेज कितना हो गया, 1.5%। अब दिखने में हमको क्या लग रहा है कि जो हमारा पॉवर्टी का परसेंटेज है वो हो गया रिड्यूस, तो ये स्टेटमेंट यही तो बोल रहा है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है दैट इज स्टडी डिक्लाइन इन द पॉवर्टी, पॉवर्टी में रिड्यूस हुआ है, हाँ भाई पॉवर्टी 2% से 1.5% हो गई, बट द टोटल नंबर ऑफ द पुअर हैज रिमेन कांस्टेंट। ये रीजन क्या लिया मैंने, ये रीजन देख लो, मैंने पहले बोला था कि पॉपुलेशन 1 लाख है और पॉपुलेशन हो गई बेटा 3 लाख, तो 3 लाख का 2000 हो गया 1.5%, बिकॉज देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल ग्रोथ इन पॉपुलेशन। क्या यहाँ बीच में बिकॉज लगा सकते हो आप, बीच में बिकॉज वर्ड यूज कर सकते हो ना। अगर बीच में बिकॉज वर्ड यूज कर सकते हो तो मैंने आपको क्या बताया, हमेशा ही असर्टन और रीजन दोनों ही क्या होंगे, ट्रू, और जो रीजन है उसका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इन दिस वे वी सॉल्व द 11 असर्टन एंड रीजन, स्टिल देयर इज गोइंग ऑन, अभी और कर रहे हैं हम लोग, काफ़ी मेहनत की है मैंने, 30 असर्टन रीजन उठाए आपके पास। तो देखिए बेटा आप इसको सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, रीजन बीइंग कि इतने असर्टन रीजन उठाए गए हैं एग्जाम के अंदर, आपको काफ़ी हेल्पफुल है, तो जरूर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। While determining the poverty line, क्वेश्चन नंबर 12, while determining the poverty line को डिटरमाइन करते वक्त हाई कैलोरी इंटेक इज फिक्स्ड फॉर रूरल एरियाज। सर समझ में नहीं आया क्या बोलता है, तो वापस पढ़ो। While determining the poverty line, जो poverty line है बीपीएल कैटेगरी है, उसको डिटरमाइन करने के 2 तरीके हैं। बीपीएल कैटेगरी को poverty line को डिटरमाइन करने के 2 तरीके हैं। कौन से 2 तरीके हैं बेटा poverty line को डिटरमाइन करने के? poverty line को डिटरमाइन करने के हमारे 2 तरीके हैं, ये क्या हो गया भैया, 2 तरीके हैं, एक तो है इनकम, पर्सन की इनकम वाइज, और दूसरा है बेटा हमारा कैलोरी वाइज। मुझे एक बात बताइए बेटा, आदमी जब गांव में रहता है तब उसको ज़्यादा खाना खाने की जरूरत पड़ती है शहर में? देखो शहर में आप और मैं जैसे सिटी में रहते हैं, जोधपुर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, तो यहाँ पर तो क्या है, लोग इजीली एक दूसरे के यहाँ चले जाते हैं और हमारे पास गाड़ियाँ होती है तो हम गाड़ी में ट्रैवल कर लेते हैं, मतलब हम वी आर डूइंग लेस फिजिकल वर्क रादर देन मेंटल वर्क। हाँ मेंटली हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, पर एक जगह बैठा हूँ आराम से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या मैं कोई हार्डवर्क कर रहा हूँ, किसान का काम कर रहा हूँ, मेहनत का काम कर रहा हूँ? क्योंकि जो हमारे गाँव वाले होते हैं बहुत मेहनत का काम करते हैं, हार्डवर्क करना पड़ता है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है बेटा, व्हाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन, हाई कैलोरी इंटेक, ज्यादा कैलोरी लेने वालों को इज फिक्स फॉर द रूरल एरियाज। एकदम सही बात है बेटा, जो रूरल एरियाज है वहां पे हमने ज्यादा कैलोरी लेने वालों को रोको को रखा है, और जबकि हमने कम कैलोरी वाले लोगों को रखा है हमारे अर्बन एरियाज के अंदर। द पीपल इन द रूरल एरिया हैव टू डू ग्रेटर फिजिकल वर्क एज कंपेयर्ड। क्या यहाँ बीच में
बिकॉज का इस्तेमाल किया जा सकता है। गोल्डन रूल है बेटा, गोल्डन रूल। पीपल इन द रूरल एरिया हैव टू डू अ ग्रेटर फिजिकल वर्क एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। एकदम सही बात है बेटा। अभी मैंने आपको बोला कि गांव के लोगों को कुछ भी काम करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कंपेयर टू शहर के लोगों को, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट, वहां पे मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, जो कि हार्ड वर्किंग है। इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। समझ में आ गई चीज बेटा? क्लियर हुई? तो एकदम सही बात है। असर्टन और रीजन दोनों ही ट्रू है और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। क्यों हो गया? बीच में बिकॉज लगा के देखिए, गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल। ये बड़े बड़े एग्जाम नेट जेआरएफ वहां पे यूज किया जाता है। समझ में आ गई चीज? आप इसको हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे 30 क्वेश्चंस उठाए मैंने, तो आप सब लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी और काफी अच्छा स्कोर करने को मिल सकता है यहाँ पे आपको। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। इजी है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल भी है साथ में। इजी मीन्स ये है कि अगर समझ गए टेक्निक को तो इजी है, और नहीं समझे तो भारी है। फ्रॉम 2014, 2014 के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोदी जी। मोदी जी आ गए थे और कॉल्ड प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना को इंडिया में लेके आया गया पुवर्टी के एलिवेशन प्रोग्राम के तहत। इज अवेलेबल इन द विच द पीपल इन इंडिया वाज एनकरेज्ड टू ओपन अ बैंक अकाउंट्स। एकदम सही बात है साहब। ये मोदी जी स्कीम लेके आए थे, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जहां पर स्कीम के अंदर क्या बोला गया था कि सब लोगों को क्या करना है? एक बैंक अकाउंट खोलना है गरीब लोगों को, और वो जो बैंक अकाउंट होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब वहां पे मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नहीं तो आज आप और मैं जब अकाउंट खुलवाने जाते हैं, जैसे मेरा खाता ऐसे आईसीआईसीआई बैंक में है, तो वहां पे मिनिमम बैलेंस है मेरा करंट अकाउंट के अंदर 25,000 और सेविंग अकाउंट के अंदर 10,000। आप किसी गवर्नमेंट बैंक में भी जाते हो तो 4-5 हज़ार रुपए का मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। बट ये जो पीएमएवाई प्रधानमंत्री जनधन आवास योजना के अंदर खाते खुले थे, वहां पे कितना जीरो बैलेंस को मेंटेन करना बोला था। क्यों किया था? इसके पीछे 2 रीजन थे। 2 रीजन क्या थे इसके पीछे? पहला रीजन ये था, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती थी, वो क्या पुअर लोगों के पास डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती थी। वो क्या नहीं हो पाता? पुअर लोगों के पास डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती थी, बीच में बहुत सारे लोग थे, वहां पे चली जाती थी। ये 100% इंप्लीकेशन नहीं था। दूसरी चीज, जो गवर्नमेंट के द्वारा खाना पीने की सुविधा दी जाती थी, मतलब फ्री खाना या सस्ता खाना, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन कार्ड के तहत दिया जाता है, वो क्या था? किसानों तक या जो गरीब लोग हैं वहां तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता था। मेरा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि किसान सारे गरीब होते हैं, पर मेरा एक जनरल स्टेटमेंट है कि जो पुअर पीपल है वहां तक खाना प्रॉपर नहीं पहुंच पाता था। इसकी वजह से हमने क्या किया? इन 2 ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना लगाई थी। अब हम पढ़ते हैं इसका रीजन। बिसाइड द प्रमोटिंग सेविंग हैबिट्स, पहली बात तो सेविंग हैबिट। हाँ, ये बात एकदम सही है। क्या आदमी अगर बैंक अकाउंट खोलेगा तो पैसा बैंक में रहेगा, और देखो एक पैसा बेटा आपकी जेब में पड़ा है और एक पैसा बैंक में पड़ा है, तो जनरली जो पैसा बैंक खाते में वो लेट खर्च होता है, जबकि पैसा जो आपके जेब में वो जल्दी खत्म होता है। तो बिसाइड द प्रमोटिंग सेविंग हैबिट के अलावा भी द स्कीम इंटेंड टू ट्रांसफर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सब्सिडी टू अकाउंट होल्डर्स डायरेक्टली। ये बात एकदम सही है। मैंने आपको क्या बोला? बीच में जो लोग होते हैं वहां तक पैसा पहुंचेगा, उनके हाथ में आएगा ही नहीं, ये डायरेक्टली जो नीडी पर्सन है वहां पे चला जाएगा। तो एकदम सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना को इसलिए लगाया गया क्योंकि सेविंग हैबिट के साथ साथ लोगों को डायरेक्ट पैसा पहुंचा जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? ए इज कंप्लीट ए आंसर है इसका, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। क्योंकि आप बिकॉज लगा के देखिए, पॉजिटिव नॉर्मेटिव का कंसेप्ट यूज कीजिए, ये गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल को फॉलो करेंगे तो हमेशा आपके 99% चांस क्वेश्चन क्या होंगे? आपके सही होंगे। ये 30 आप करके चले जाइए, इट नॉट गारंटी के 30 में से आएंगे, बट अगर ये 30 आप करके जाते हो तो आपको असर्टन रीजन 10 में से मेरा मानना है कि 7 to 8 आप इजीली एकदम सही करके आप आ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल फूड वर्क। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका? नेशनल फूड वर्क प्रोग्राम वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ओ माय गॉड, ये तो देखो, ये तो बहुत ही बड़ा धोखा है आपके साथ। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, देखिए आप इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। नेशनल फूड फॉर वर्क मतलब आदमी अगर काम करेगा उसको खाना मिलेगा। वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो किसको बोलते हैं साहब? खुद को काम करना। तो यहां तो लिख दिया ना नेशनल फूड फॉर वर्क, मतलब काम हम आपको देंगे, आप उस काम को करो, उसके बाद हम आपको क्या देंगे? खाना देंगे। मतलब वी प्रोवाइड अ फूड अगेंस्ट योर वर्क, अगेंस्ट हम क्या होगा? खाने के बदले में देंगे आपको। भाई रब्बड़ जी, आपको भी बुलाया जाएगा, आप थोड़ी सी शांति रखिए, पहले हमको पेंसिल को पूरा इस्तेमाल करने दीजिए। तो जो खाना काम करोगे उस काम के बदले में आपको क्या दिया जाएगा? वर्क, उसके बदले में क्या दिया जाएगा? खाना दिया जाएगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट कहाँ हुआ? एम्प्लॉयमेंट तो वही, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो होता है
कि मैं अपनी खुद की दुकान खोलूंगा और मुझे जरूरत पड़ेगी अगर फाइनेंशियल हेल्प की तो गवर्नमेंट मुझे फाइनेंशियल हेल्प देगी, उसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प प्रोग्राम या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब इसका रीजन क्या दे रखा है बेटा, नेशनल फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम, अब आई रबड़ की जरूरत तो लेट आया, नेशनल फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 2004 एज अ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। एकदम सही बात है साहब, ये मैंने अभी आपको बताया, आदमी काम करेगा उसके बदले उसको खाना देंगे। तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम था, एक स्कीम थी, वॉज लॉन्च इन 2004, हाँ एकदम सही बात है बेटा, 2004 में आई थी, एज अ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसका मतलब क्या था कि जो वेज एम्प्लॉयमेंट है उसके बदले आपको क्या देंगे, खाना देंगे। तो एकदम सही बात है, इसका आंसर क्या हो गया बेटा, इसका आंसर डी हो गया। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर कभी भी असर्टन गलत हो जाता है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको तो सीधा डी ऑप्शन टिक करना है, बिकॉज कि ऐसा ऑप्शन एक ही होगा जहां पे ये लिखा होगा असर्टन इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू, रीजन मीन स्टेटमेंट ट्रू इज करेक्ट। समझ में आ गई चीज आपको बेटा, क्लियर हुआ? ये हो गया हमारे 14th। सो कुछ भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, और समझ में आ रही है और अच्छा लग रहा है तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, एवरी ईयर द गवर्नमेंट फिक्स अ टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। ये एकदम सही बात है बेटा, हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़ा थोड़ा पब्लिक सेक्टर्स में से अपना पैसा विड्रॉ करती है और उस वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को मौका देती है। और पब्लिक सेक्टर से पैसा विड्रॉ करना और प्राइवेट सेक्टर को मौका देना, ये क्या कहलाता है आपका, ये हमेशा ही आपका क्या कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। मैं आपको एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछता हूँ, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? डिसइन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल रिसीट्स। क्या है बेटा? कैपिटल रिसीट्स है। क्या है? कैपिटल रिसीट्स है। ये ध्यान रखना, वैसे ये मैक्रो का है लेकिन अभी बता देता हूँ, बाय द वे कहीं दिख जाए कर जाए तो अपना घर का ही है, भूलना मत इसको, अभी एग्जाम में आ रहा है ये। इसका रीजन दे रखा है, एज पर द 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर प्लान है हमारे पास, उस 5 ईयर प्लान के अंदर इंडियन गवर्नमेंट इज मूविंग टू अ मोर कैपलेस इकोनॉमी बाय सेलिंग एंटरप्राइजेस दैट कैन मैनेज बाय द प्राइवेट सेक्टर। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट है तो गलत ही है, गलत मतलब काफी लोग डिबेटेबल है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है। इथिकली हमको लग सकता है यार ऐसा, मतलब क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो लेबर इंटेंसिव है, मतलब बहुत सारे लोग उनको रोजगार मिलना कंपलसरी है। तो एज पर 5 ईयर प्लान, जो मेरा 5 साल का प्लान है, इंडियन गवर्नमेंट मूविंग टू मोर कैपलेस इकोनॉमी। कैपलेस इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मौका दिया जाता है। तो वर्ल्ड के अंदर कौन सी इकोनॉमी है जो हमारी कैपलेस इकोनॉमी है? अभी यूएसए और ईके, जो अमेरिका और इंग्लैंड की इकोनॉमी है, वो क्या है बेटा? प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी है। वहां पे जो रिच लोग हैं वही वहां के पॉलिटिशियंस है, वही वहां के बिजनेसमैन है, वही सब कंट्रोल करते हैं। बाय सेलिंग दैट कैन बी मैनेज बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो एकदम सही बात है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आप ढंग से पढ़ो, डिसइन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन यही है। हाँ साहब यही है, मतलब असर्टन भी डिसइन्वेस्टमेंट की बात करता है और रीजन भी डिसइन्वेस्टमेंट की बात करता है। तो एक ही बात है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव कंसेप्ट भी लग रहा है, बीच में बिकॉज वर्ड भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी वजह से इसका आंसर क्या हो गया? ए, असर्टन इज करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ में आ गया बेटा चीज? नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर जरूर आपको बताई जाएगी। ओके, मैं मेरा नंबर भी आपको बता देता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9001115638 मैं इस वीडियो के नीचे इस पीडीएफ को भी डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ देख सकते हैं। यहाँ पे 100 असर्टन रीजन कराए गए हैं क्योंकि मोस्टली बच्चे वहीं पे फर्स्ट हैं। क्वेश्चंस और भी दिए गए हैं असर्टन रीजन के अलावा, तो आप उन हेल्प क्वेश्चन को हेल्प में ले सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस विल बी 100% श्योर के ही आएंगे, बट इस टाइप के आएंगे। तो अगर एक टाइप के क्वेश्चन पड़े हुए हैं तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, एक पबजी का मैच खेलते हो, बैटल ग्राउंड में जीत के अगली बार वो भी तो कर सकते हो ना, तो ये भी कर सकते हो, ये भी आपका ही काम है। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, द फाइनेंशियल सेक्टर वाज अलाउड टू टेक द डिसीजन आफ्टर कंसल्टिंग आरबीआई। हे मेरे भगवान, ये बोला गया है अंडर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स फाइनेंशियल सेक्टर वाज अलाउड टू टेक डिसीजंस आफ्टर कंसल्टिंग आरबीआई। ये क्वेश्चन है एलपीजी पॉलिसीज का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हमारा जब एलपीजी आया था, एलपीजी से पहले क्या था, हर चीज आरबीआई से कंसल्ट नहीं, आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन जैसे हमारा एलपीजी पॉलिसी आई तो उसके फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर ये लिखा गया आरबीआई का जो रोल है वो हमारा आरबीआई का रोल अब फैसिलिटेटर का रह गया। फैसिलिटेटर का मतलब क्या हो गया? फैसिलिटेटर का मतलब हो गया कि अब वो हमको सपोर्ट करेगा रादर देन कि रेगुलेटर। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आरबीआई ने बोल दिया कि एसबीआई तू है ना इस आदमी को लोन नहीं देगी, जैसे एसबीआई तू है ना इस विशाल को लोन नहीं देगी, ऐसा नहीं बोलेगी एसबीआई। पहले आरबीआई बोलती तो एसबीआई को क्या मानना पड़ता था। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाने की पावर किसके पास थी? आरबीआई के पास थी, सिर्फ थोपा जाता था रेस्ट्रिक्शन। बट नाउ डेज सिचुएशन डिफर। सिचुएशन क्या हो गई? अभी आरबीआई क्या करती है बेटा? पॉलिसीज बनाती है।
हाँ, और साथ साथ उसमें क्या देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। किसको फ्लेक्सिबिलिटी देती है बेटा उसमें साथ में? फ्लेक्सिबिलिटी देती है बैंक्स को। क्या बोलती है बैंक्स को? बैंक्स को ये बोलती है कि आप इन पॉलिसीज को यूज कीजिए, और आपको कुछ डेविएशंस लगता है, कुछ आपको चेंजेस लगते हैं, तो आप मेरे से कंसल्ट कीजिए और कंसल्ट करके उनको बेटर कीजिए, ताकि हम हमारी इकोनॉमी को ग्रो कर सके, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सके। तो एकदम सही बोला गया है, अंडर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स फाइनेंशियल सेक्टर वाज अलाउड टू टेक द डिसीजन आफ्टर कंसल्टिंग आरबीआई। हाँ, एकदम सही बात है सर कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आफ्टर कंसल्टिंग द आरबीआई, अभी आरबीआई से कंसल्ट करने की हमको जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर कहीं आप अटकते हो तो आरबीआई से आप पूछिए। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब जो आपका असर्टन है वो तो क्या हो गया बेटा, रॉन्ग हो गया। लेकिन जो आपका रीजन है वो एकदम सही है, स्टेटमेंट वाइज सही है। द रोल ऑफ द आरबीआई रिड्यूस, कम हो गया आरबीआई का, पंचायती कम हो गया आरबीआई की, रेगुलेटर से फैसिलेटर पे चला गया। मतलब अभी आरबीआई पंचायती नहीं करेगा जबकि उसको सपोर्ट करेगा। तो जो असर्टन गलत है, जब भी असर्टन गलत होता है तो आंसर क्या बचता है बेटा आपके पास? डी बचता है। क्या बचता है आंसर? डी बचता है। समझ में आ गया कि इसका आंसर डी क्यों है? वापस समझा देता हूं मैं आपको। देखिए लॉजिकल है कि अंडर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म आरबीआई से टेक आफ्टर डिसीजन, भाई क्यों पंचायती करूं, क्यों कंसल्टिंग करूं? तूने जो पॉलिसी बना दी उसको मैं फॉलो कर दूंगा, अगर मुझे कुछ तकलीफ हुई तो कंसल्ट करूंगा। हर बार डिसीजन लेने से पहले मैं आके तेरे से पूछूंगा नहीं, तेरी परमिशन नहीं लूंगा। दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट, इजी कर दिया फ्लेक्सिबिलिटी को। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी को लाके इजी कर दिया है। और इससे आपका रोल क्या हो गया, रेगुलेटर से लेके फैसिलिटेटर हो गया। फैसिलिटेटर का मतलब होता है वो आदमी जो सपोर्ट करता है, और रेगुलेटर का मतलब वो आदमी जो सिर्फ कंट्रोल करता है, आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो अब आरबीआई का काम है सपोर्ट करना, ना कि उसको रोकना हर जगह पे, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाना। तो क्या हो गया ऑप्शन बेटा? डी हो गया। समझ में आ गई चीज? क्वेश्चन नंबर 17, एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन 1991। और एकदम सही बात है साहब, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को 1991 में लाया गया था। इनिशिएटेड लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, करेक्ट, और वेरी वेरी करेक्ट थिंग कि उनको लाया गया था 1991 में। एकदम सही बात है बेटा। ये क्यों लाया गया था मैं पूछूं आपसे तो? वाह क्या, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है उस जमाने की जब हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे मनमोहन सिंह साहब। मनमोहन सिंह साहब क्या थे? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से, अभी भी वो कांग्रेस के बहुत अच्छे लीडर हैं, और हमारा एक्स पीएम साहब है। तो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और अच्छे इकोनॉमिक्स भी है। तो उनकी टाइम क्या हो रहा था, हर बार फिस्कल डेफिसिट आ रहा था। जब फिस्कल डेफिसिट आ रहा था तो मनमोहन सिंह साहब गए हमारे वर्ल्ड बैंक के पास कि देवी वर्ल्ड बैंक, आप मेरे को लोन दीजिए। वर्ल्ड बैंक प्रकट हुई और वर्ल्ड बैंक ने बोला कि हम आपको लोन तो देते हैं, पर आप ये यूके यूएसए वाले हैं, इनसे सीख क्यों नहीं लेते? ये तो कभी लोन लेने के लिए नहीं आते। तो मनमोहन सिंह एक इतने अच्छे इकोनॉमिस्ट आदमी थे, उनको लगा अरे बात तो इसने सही बोली है, ये जो देवी प्रकट हुई है वर्ल्ड बैंक, इसने एकदम सही बात बोली है। तो उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो गया सब? तो उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्या करते यूके एशिया वाले कि बार बार नहीं आते? तो पता चला कि हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जब आज़ाद हुआ था उसके बाद से हम लोग अभी भी कहाँ हैं, पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बेटा? पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं। तो पहली प्रॉब्लम थी तो हमारी पब्लिक सेक्टर के ऊपर। अब पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट मतलब लेस एफिशिएंसी। गवर्नमेंट का मतलब लेस एफिशिएंसी, अभी भी देख सकते हो गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, लेस एफिशिएंसी होता है। पहली बात तो पब्लिक सेक्टर पे रिलाय कर रहे हैं जो कि लेस एफिशिएंट है। और सेकंड चीज, हम प्राइवेट सेक्टर को क्या है, चांसेस कम दे रहे हैं। उनके ऊपर लाइसेंसिंग की रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, उनके ऊपर अदर फैक्टर्स लगा लिए, तो उनके ऊपर में स्मूथ नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उनके लिए। ये दो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज करता है और बेटर रिजल्ट देता है, जबकि पब्लिक सेक्टर का एकदम फिक्स्ड है। और गवर्नमेंट नौकरी साहब तनख्वाह आएगी, कोई रोकने वाला नहीं। तो ये जब आया था, ये लगा था, तो हमको मनमोहन सिंह को ये लगा कि यार इंडिया के अंदर क्यों नहीं किया सकता, जब यूके यूएसए कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर न्यू पॉलिसीज लेके आए, नैप लेके आए। उस नैप के अंदर क्या था, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तीन चीजें आई। LPG का कंसेप्ट क्या था बेटा? LPG का कंसेप्ट ये था, रबड़ जी आपको बार बार बोला जाता है कि आपको बुला लेंगे जब जरूरत पड़ेगी तब, ये नहीं मानेगा, या तो ये सही नहीं है या पेन सही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। ये है कि बेटा जो L है वो रिप्रेजेंट करता है लिबरलाइजेशन को, P रिप्रेजेंट करता है प्राइवेटाइजेशन को, और अपना G है वो ग्लोबलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे, हमारी पॉलिसीज को लिबरल बना देंगे, साथ में हम क्या करेंगे, हमारी पॉलिसीज को प्राइवेट सेक्टर को मौका देंगे, और तीसरा जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, फॉरेन में बेचेंगे। बिकॉज कि 1991 से पहले हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट, हम लोग सिर्फ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम कर रहे थे। हम चाहते थे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा माल बढ़ाएं और जो इंपोर्ट हो रहा है गुड्स उसको इंपोर्ट ही नहीं करें। लेकिन कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हाँ जो गुड्स हम बढ़ा रहे हैं उससे एक्सपोर्ट करें और हमारा फॉरेन रिजर्व इंक्रीज हो। ये नहीं सोचने की वजह से हमको प्रॉब्लम हुई। तो ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन इकोनॉमी, क्वेश्चन क्या है बेटा, इंडियन
जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो 1991 में क्या हुई, इंट्रोड्यूस हुई और अंदर लिबरलाइजेशन लेके आई। एकदम सही बात है, एलपीजी में से एक था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज वेरी स्लो बिफोर द 1991, ये भी एकदम सही बात है। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, आपका असर्टन तो क्या हो गया, सही हो गया, और उसके साथ साथ क्या हो गया बेटा, आपका असर्टन भी सही हो गया, रीजन भी सही हो गया। रीजन क्या हो गया, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। मैंने आपको लॉजिक समझा दिया कि मनमोहन सिंह के साथ ऐसा हुआ था, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, ये पॉलिसी को फॉलो किया। समझ में आ गया बेटा चीज आपको, तो ये एकदम सही बात है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स इन द ब्रिटेन। क्या लिखा है, इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर, इंडिया क्या था, एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। हाँ साहब, ब्रिटेन यही करता था, क्या करता था, यहां से प्राइमरी प्रोडक्ट को अपने देश में एक्सपोर्ट करता था, एंड द इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, और अपने वहां के लोगों को नौकरी देता था, रोजगार देता था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता था, और उन्हीं गुड्स को यहाँ पे क्या करता था, वापस यहाँ की पब्लिक को बेच देता था। उससे क्या दो होते थे काम, दो का, या तो एक तो यहाँ पे जो भी यहाँ का रॉ मटेरियल है वो कहाँ चला गया, अब्रॉड, हमारा ब्रिटेन चला गया, और सेकेंडली वहाँ के जो चीज़ें हैं, फिनिश गुड्स है, वहाँ के जो वर्कर्स है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, और एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद वहाँ के लोगों या वहाँ के जो गुड्स है वो आके यहाँ पे सेल हो गए। तो एकदम सही बात है, इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर था इंडिया का प्राइमरी प्रोडक्ट का, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये तो हमारी जब हम पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हमारा बैकवर्ड इकोनॉमी के साथ साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसका रीजन क्या है, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन। एकदम सही बात है, यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करोगे आप। ट्रेड एंड द टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडिया। साहब, ब्रिटेन को जितनी गालियां आपको आती है अपने आप दे देना, ब्रिटेन ने क्या किया, यहाँ पे ये कर दिया कि जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है, उस एक्सपोर्ट को तो क्या करो बेटा, उस एक्सपोर्ट को तो कर दो फ्री, उस एक्सपोर्ट को तो क्या कर दो, सॉरी हाई चार्जेबल, एक्सपोर्ट को क्या करो, हाई चार्जेबल। या मैं ढंग से आपको बताऊं तो बात ये थी, जो यहाँ पे दो तरह की चीजें थी। यहाँ पे पहली चीज थी बेटा रॉ मटेरियल। क्या थी, रॉ मटेरियल। जो हमारा रॉ मटेरियल था, उस रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट जब करना था, उस रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने के लिए हमने क्या किया, चार्जेस को, जो हमारी फीस थी उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। टैरिफ जिसको बोला जाता है, ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है, उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और जब वहां से फिनिश प्रोडक्ट आएगा, उस फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर भी ड्यूटी क्या कर देंगे, हम रिड्यूस कर देंगे। अब उससे क्या हुआ, उससे क्या होता था बेटा, देखो समझो, उससे होता था कि जब वहां से फिनिश गुड्स आएंगे, सॉरी उसको ज्यादा कर देते फिनिश गुड्स को, उसको ज्यादा करने से क्या होगा, जब वहां से गुड्स तैयार हो जाएगा तो एक्सपोर्टर ड्यूटी चार्ज करेगा। एक्सपोर्टर कौन है, ब्रिटेन, या इंपोर्टर कौन है, इंडिया। तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इंडिया का पैसा कहाँ चला जाएगा, फॉरेन, और यहाँ के बैकबोन क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो पहले हमने अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया, अब दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट के साथ साथ हम वहाँ का पैसा भी ले रहे हैं। तो एकदम सही बात है बेटा, एकदम करेक्ट है कि इंडिया एक्सपोर्टर था, बिकॉज क्या था, यहाँ रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगा दी गई थी। तो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी की वजह से हमको बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। यहाँ से अगर आप फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे फॉरेन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, तो हाई पेनल्टी, हाई टैरिफ लगाया जाएगा। अगर हाई टैरिफ हम लगाएंगे तो हाई टैरिफ को लगाने की वजह से वहाँ का गुड्स क्या हो जाएगा, महंगा, और ब्रिटेन में जो गुड्स है वो क्या सस्ता। तो वहाँ के लोग क्या गुड्स परचेज करेंगे, वहाँ के लोग वो गुड्स परचेज करेंगे, मतलब ब्रिटेन का गुड्स परचेज करेंगे और इंडिया का गुड्स परचेज नहीं करेंगे। वेयर एज जो गुड्स ब्रिटेन से रेडी होकर इंडिया आ रहा है, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, पेनल्टी को रिड्यूस कर दिया। फिनिश गुड्स जो है उसको पेनल्टी को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है वो तो क्या हो रहा है, महंगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे महंगा प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ के चार्जेस, यहाँ के जो इंटरनल रेट्स है टैक्सेशन की वो बढ़ा दी। जबकि जो वहाँ से गुड्स आ रहा है उस पर क्या हमने ड्यूटीज हटा दी, तो वहाँ का गुड्स क्या हो गया, महंगा, सस्ता, और यहाँ का गुड्स क्या हो गया, महंगा। तो फिनिश गुड्स, इंडिया के लोग फिनिश गुड्स कौन सा बाय करेंगे, ब्रिटेन वाले, और ब्रिटेन वाले भी फिनिश गुड्स कौन सा बाय करेंगे, ब्रिटेन वाले। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया बर्बाद, यहाँ की इकोनॉमी क्या हो गई, खराब। तो एकदम सही है, इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। Restrictive policy of commodity trade and pursued by the colonial government adversely affect the structure, composition and volume of India's foreign trade. एकदम सही बात है बेटा, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। तो मैंने आपको बोला था कि हम 30 टॉप असर्टन रीजन करने वाले हैं, तो 18 असर्टन रीजन मैंने डाल दिए हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसके अंदर मैं और 12 असर्टन रीजन लेके आया हूँ अच्छे। वैसे मेरे पास पढ़े हैं, पर अभी इस क्लास को यहीं पे ओवर करता हूँ। लेकिन देखिए बेटा, अगर जो भी आपको इनमें से डाउट है, प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज 30 असर्टन रीजन सॉल्व करवा रहे हैं। एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है असर्टन रीजन, और आप लोगों का खुद आप इंटरनल असेसमेंट कर सकते हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो वी हैव क्लास ऑफ टॉप 30 असर्टन रीजन ऑफ डेवलपमेंट, ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट, and also good questions of macroeconomics, that is also in the next video. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thanks. Let's go.